पैदा करने के लिए तैयार। अचानक सब कुछ बदला। वेद ने मास्क पहनकर कामिनी के पास आना शुरू किया। उसकी चाल में एक अलग गंभीरता थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर कामिनी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कामिनी को उठाया, बिना किसी हलचल के घर के बाहर ले गया और उसे एक पुरानी, जमा हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठा दिया। रस्सियों से कामिनी को बंधते देखकर उसका चेहरा और भी डरावना लगता गया। मास्क के पीछे की आवाज ने कामिनी से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करने की? उसकी आवाज में ठंडक थी और जब कामिनी ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? तो वेद ने धीरे धीरे अपना मास्क हटाया। मास्क हटते ही कामिनी की आंखें फटी रह गईं। वह अपने ही सामने खड़े वेद का चेहरा देखकर ठिठक गई। एक झटके जैसी अनुभूति उसके अंदर दौड़ गई, मानो किसी पुराने डर ने उसे जकड़ लिया हो। वेद ने उस चेहरे पर वह गंभीरता रखी जो अब न केवल पेंची थी बल्कि एक चेतावनी भी थी। उसने कामिनी के चारों तरफ के छोटे-छोटे खाली डिब्बों से केरोसिन भरा हुआ जग निकाला और ठहर कर धीरे धीरे कामिनी के पास के फर्श पर, कुर्सी के आसपास के पुराने सूखे पत्तों और तिनकों पर केरोसिन डालने लगा। हर बूंद मानो एक पुरानी याद को बढ़ा रही थी। हर बूंद में वेद की वो खामोश कसक थी जो वह वर्षों से सहता आया था। कामिनी के होंठ कांप रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों से बेपसी छलक आई। वेद ने कहा, कोई भी इंसान अगर मेरी सरू को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह शब्द कामिनी के कानों में तब तक गूंजते रहे जब तक कि आग की लौ ने वातावरण में अपनी गर्माहट नहीं फैला दी। कामिनी के आंसू अब बह रहे थे और उसने घबराहट में वेद से कहा, यह क्या कर रहे हो वेद? तुम जिस पर। लेकिन वेद ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, तेरा हर जख्म, हर जलन जो सरू को मिला, उसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा। यह वाक्य ऐसे निकला मानो यह कोई साधारण धमकी नहीं, बल्कि एक तयशुदा फैसला था। आग की पहली लपट उठाते ही कामिनी ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, लेकिन रस्सियों ने उसकी हर कोशिश को बेकार कर दिया। लकड़ी की कुर्सी अब एक पिक्चर फ्रेम की तरह और भी भयावह दिखने लगी और हवा में केरोसिन की बू आए महसूस होने लगी। कामिनी की सांसें बाहर निकलती रहीं, उसकी आंखों के भीतर अफरातफरी।